So hello everyone, I welcome you all to UIS. So एक important topic है and that is related with women empowerment. So when you talk about the women empowerment, there are certain areas जो आपके आपको नहीं आ रहे. So how we can empower them is a question. क्लीन एरिया एक ऐसा या रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया बनता है विच हेल्प अस टू एम्पावर वुमेन. जो एक ट्रेडिशनल सेंस में हम उनका रोल देखते हैं, सो दैट हैज़ टू बी चेंज्ड इन द सेंस कि जो एक ट्रेडिशनल सेंस में जो थिंकिंग प्रोसेस दैट वी कीप ऑन लाइक वी फॉलो इट, दैट हैज़ टू चेंज. देन ओनली जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज द टॉपिक्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी ये टॉपिक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है. जैसे ये एक टॉपिक है क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग्स इन रूरल इंडिया एंड हाउ इट कैन फैसिलिटेट द वुमेन एम्पावरमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. G20 के ऊपर है. यूक्रेन और G20 को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो इस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में वी नीड टू बी अवेयर ऑफ. नेपाल पॉलिटिक्स में देखो इन्होंने कहानी सुनाई है, बट हमें ये वाला हिस्सा जानना है. ये जो कंटेंट ये वाला हिस्सा है दैट वी नीड टू नो. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है. इस पर कंटिन्यूसली आप मानो कि 1-2 हफ्ते आर्टिकल्स आएंगे कंटिन्यूसली. एंड दिस इज़ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट है उसका कोलिजियम जो होता है उस पर चेंजेस आपके किए गए. तो ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ बातें बोली हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बहुत अच्छा टॉपिक वो भी फ्रेम आपका होता है. ठीक है. सो आज के जो टॉपिक्स हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्शन कमीशन, नेपाल पॉलिटिक्स, G20 एंड इंडियाज अप्रोच, क्लीन टेक एंड वुमेन एम्पावरमेंट और मेंस का क्वेश्चन है. सो एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर जो एडिटोरियल के आपके टॉपिक्स हैं और साथ में एक्सप्लेनर सीरीज के जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. मेंस प्रोस्पेक्टिव से सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. प्रीलिम्स से रिलेटेड जो कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट है वो आपके प्रीलिम्स पोस्टर्स में ऑलरेडी कवर्ड हो जाते हैं. साथ में एक सीरीज़ आपकी कल से आपकी कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अराउंड, क्योंकि आप लोग में से कई लोग कह रहे हैं कि सर इट हैज़ टू बी इन द मॉर्निंग ओनली. सो 12:45 या 12:30 PM को आपको सीरीज़ वो मिल जाएगी. और उसमें जो भी फैक्चुअल एस्पेक्ट आपको लगता है कि दीज आर द फैक्ट्स एंड ऑल रिलेटेड विद द प्रॉब्लम्स दैट वी विल कवर, जो हिंदू के अंदर आपके अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है. बट ये सारे टॉपिक्स एडिटोरियल्स एंड एक्सप्लेनर सीरीज आपको अपने मीन्स रजिस्टर के अंदर अच्छे से नोट करना है. एंड सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको नोट करना है. तो ये जैसे ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, IR का टॉपिक है, IR का टॉपिक है, एंड क्लीन टेक एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है. मेंस का प्रश्न भी आपका इसी एरिया से लिंक्ड है. सो लेट्स डिस्कस GS पेपर 1 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये टॉपिक आपका फ्रेम होता है. सो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बोली हैं. अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाईलाइट किया, देखो जो भी बोला है उससे पहले एक चीज़ समझते हैं. यहाँ पे क्या है, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी को रन करने के लिए 3 मेजर पिलर, एक तरफ जुडिशरी, एक तरफ एग्जीक्यूटिव और एक तरफ लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है. अब यहाँ पे देखो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जुडिशरी डज नॉट फील कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होना चाहिए, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में जो प्रपोज था उसको जुडिशरी ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. अब कई एलिगेशंस लगते हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ट्रांसपेरेंसी नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट का है, तो देर इज जुडिशरी इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. अब पॉइंट ये है कि देश को जब हम रन करते हैं, व्हेन यू आर रनिंग अ कंट्री, सो उसमें लोगों का जो विल है वो सबसे सुप्रीम है. लोगों का विल किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जैसे आप लोग भी सेलेक्ट होगे, यू विल बी अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. देयर आर टू एग्जीक्यूटिव, एक तरफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरी तरफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है. परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो मंत्री आपके होते हैं, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सो अब क्या है, देश में सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम क्या है, दैट इज विल ऑफ द पीपल. विल ऑफ द पीपल इज रिप्रेजेंटेड बाय होम, रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल, रिप्रेजेंटेड बाय जो इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्ट होके आते हैं. So in every aspect, what are the factors responsible for dilution in executive? क्या factors हैं? There can be many reasons, but क्या ये कहना सही है कि जो एग्जीक्यूटिव के पास जो भी चीज़ है दैट इज वहाँ पे देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ अ करप्शन. हाउ वी कैन इम्प्रूव इट? कैन वी से दैट जो तीनों पिलर्स है उसमें एक पिलर ही सिर्फ सैक्रोसेंट है, इट मीन्स उसमें वही एक अच्छी है. सो
if you will make, because in democracy में डेमो शब्द ही is related with the people. इन वर्ड डेमोक्रेसी में डेमो शब्द ही पीपल से लिंक्ड और रिलेटेड है. अब ऐसी स्थिति में इफ, क्योंकि जजेस आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, अब एवरीथिंग इज गिवन टू द जुडिशरी, तो दैट विल ब्रिंग इन इक्विलिब्रियम between the judiciary, executive and legislature, and how it will help is a question in a democracy. Because if everything will start coming from the judiciary, then the trust on executive or the pillar of the other pillar of the democracy is going to dilute. ये चीज है. And there is also a case of a concentration of power in the hand of judiciary only. हर चीज जुडिशरी के माध्यम से हो गया. तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसे होती है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसे होती है? डेमोक्रेसी स्ट्रांग ये होती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से जो चीज़ें सामने इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, उसमें रिफॉर्म्स तो हम करें, बट वो कैसे हर कार्य को करे, बिकॉज जुडिशरी हैज़ अ डिफरेंट रोल नॉट टू गवर्न और एडमिनिस्टर जो काम एग्जीक्यूटिव या लॉ फ्रेमिंग का जो काम लेजिस्लेचर का होता है. ये एक ओपिनियन है या आप कह सकते हैं थिंकिंग है. आपको भी इस पर अपने व्यू पॉइंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से देने हैं. देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जो भी अपॉइंटमेंट है उसमें कंप्लीट जो आप कहते हैं डोमेन है दैट इज ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या रूल किया कि 3 मेंबर कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे विल चूज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसका द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 आपके हो गए. अब ऐसी स्थिति में आप ये देखो कि मान लो सीजीआई और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ये दोनों जो बोलेंगे तो 2+1 के बेसिस में यही अगर मेजोरिटी को फॉलो करेंगे तो दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ये आपका देखने को मिलेगा. सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन को कंडक्ट करना, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या स्टेट के इलेक्शंस हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, सो हर लेवल पे जो इलेक्शन है दैट हैज़ टू बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इलेक्शन कमीशन का आपका बनता है. सो इट ऑल्सो नीड्स अ फंक्शनल फ्रीडम एज वेल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एज वेल. फंक्शनल फ्रीडम की भी जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन आपका हो सके. तो यहाँ पे अभी क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा. एंड ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया था कि ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई थी जब तक लॉ फ्रेम नहीं होता. जनरली जैसे अभी तो स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होना, देयर शुड बी अ पार्लियामेंट्री लॉ, देयर शुड बी, मतलब ये अरेंजमेंट तब तक था जब तक लॉ नहीं होता, और लॉ इस एरिया में बना भी नहीं है. तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, देयर शुड बी अ लॉ जिसमें ये चीज़ हाईलाइट की जाए कि किस प्रकार से जो अपॉइंटमेंट है वो आपका होगा. आर्टिकल 3 to 4 ऑनरेबल 3 सेज दैट प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड कमिश्नर्स. यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट होगा. एंड ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट किया गया है कि देर इज़ अ नीड टू फ्रेम लॉ. जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने इतना फोकस आपका नहीं किया है. एंड यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का जो वर्डिक्ट है दैट विल इनिशिएट कि लॉ फ्रेमिंग की तरफ तुरंत जाया जाए, जिसके माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर से उनका अपॉइंटमेंट आपका होगा. गवर्नमेंट ने क्या आर्गूमेंट किया, देखो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो इस समय जो सिस्टम आपका चल रहा है दैट इज़ फेयर ऑल्सो, अच्छे से कार्य भी कर रहा है, देर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पावर ऑल्सो. अब अगर चीज़ें अच्छे से चल रही हैं सो आप उसको क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक इट. फिर नया सिस्टम आप जब इम्प्लीमेंट करोगे वो कितना सक्सेसफुल होगा, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो हाई रैंकिंग जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके बीच में से एक को इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, और फाइनल जो अपॉइंटमेंट है दैट इज बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट. तो अब किस तरीके से अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में रिफॉर्म हम लेकर आ रहे हैं, whether there is a possibility to improve it or we have to come up with a new system. How the new system will perform we can conclude only after the new system when the new system starts. So यहाँ पे क्या है कि जो प्रेजेंस है सीजीआई का सिलेक्शन पैनल में, क्या यही एक तरीका है? ये क्या पॉइंट हाईलाइट किया गया कि सपोज करो कि अपॉइंटमेंट की जब हम बात करते हैं, सो यू आर सेइंग कि व्हेन यू टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट तभी
सही हो पाएगा या इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन तभी इंश्योर हो पाएगा व्हेन जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सीजीआई का प्रेजेंस है, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर में भी रोल आपका सीजीआई का होता है। उस केस में भी देर क्वेश्चन अराइज होते हैं वेदर द डायरेक्टर या वी कैन से जो सीबीआई डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक डिबेट आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल पॉलिटिक्स, कोलिजन पॉलिटिक्स, अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। अब इसमें इन्होंने कहानी सुनाई हुई है नेपाल के ऊपर, तो वो हमें नहीं करना। वी नीड टू नो अब दीज आर्गूमेंट्स जो इसमें दिए गए हैं, दीज आर्गूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। देखो इसमें जो आर्गूमेंट्स है दे आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और किस तरीके से लेट्स डिस्कस द आर्गूमेंट्स। ये आईआर का टॉपिक है। देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, तो नेपाल और नेपाल है, नेपाल के बाद ये सिक्किम, फिर भूटान। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इधर नेपाल ये है। अब यहाँ पे नेपाल इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बट ये एक लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे जो आइडियोलॉजी है, जैसे मान लो चाइना में जो आइडियोलॉजी प्रेवलेंट कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता है, दैट इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन नेपाल ऑल्सो। आपका कहाँ है, नेपाल में भी काफ़ी अधिक वो आइडियोलॉजी आपकी प्रेवलेंट है। सो जो आइडियोलॉजी चाइना के अंदर है, दैट सेम आइडियोलॉजी इज फॉलोड इन नेपाल ऑल्सो। द सेम आइडियोलॉजी जो है वो नेपाल के अंदर भी जनरली एक सर्टेन पॉलिटिकल फैक्शंस है दैट फॉलोज द सेम आइडियोलॉजी। एंड धीरे धीरे चाइना का जो प्रेजेंस है इस स्पेस के अंदर, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। प्रेजेंस की बात करें, पॉलिटिकल प्रेजेंस है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो लीडरशिप इलेक्ट होके आएगी। लीडरशिप इलेक्ट होने के बाद, जैसे अभी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या, लीडरशिप इलेक्ट होने के बाद दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग चाइना ऑल्सो। चाइना ऑल्सो विल फैसिलिटेट कि जो भी लीडरशिप है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी लीडरशिप है। इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस में चाइना और नेपाल के बीच का लिंकेज है। अगर लिंकेज स्टैब्लिश हो जाएगा तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज आपका होगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है, नेपाल इज़ वेरी क्लोज टू, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अगर आप इंडिया की बात करें, इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया। स्ट्रेटजिक लोकेशन भी आपका बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया कैसे उस पॉलिटिकल स्पेस के अंदर अपना इन्फ्लुएंस भी मेंटेन करे, चाइना इज ट्राइंग कि वो अपने इन्फ्लुएंस को कैसे मेंटेन करे, और इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप को सपोर्ट भी फॉरेन सॉइल से मिलता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नेपाल के अंदर, और साथ में जो एस्पिरेशंस हैं वहाँ पे के लीडर्स के देखा जाए, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि इस प्रकार का जो टेंशन है या एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम भी वहाँ पे आपका प्रेजेंट नहीं। 2008 की अगर बात करें तो वहाँ से नेपाल एक रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर हुआ। पहले वहाँ राजा महाराजा का रूल चलता था। 15 ईयर्स के अंदर इतने सारे आपके जो है वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे 3 NC प्राइम मिनिस्टर्स, अलग अलग नाम दिए हैं, माइस्ट प्राइम मिनिस्टर्स बने, आपके 3 UML प्राइम मिनिस्टर्स बने, फिर एंड चीफ जस्टिस जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने। तो ये क्या है कि बार बार इलेक्शन होना, फिर कुछ इलेक्ट हुए, कुछ समय के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर इलेक्ट हुए। तो ये एक तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स भी है, लोग भी उस इलेक्शन प्रोसेस में उनका ट्रस्ट जो है वो भी धीरे धीरे आपका डाइल्यूट होगा, ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि इतने सारे अगर इतने सारे जो वी कैन से जो प्राइम मिनिस्टर बने, दे ऑल्सो फॉलो अ सेट ऑफ आइडियोलॉजी, दे ऑल्सो फॉलो अ सेट ऑफ इंक्लिनेशन आइडर टूवर्ड्स चाइना, मेनली टूवर्ड्स चाइना। एंड उसके लिए क्या करते हैं ये, व्हाट दे डस कि उन्हें कोई कुछ कहे ना, सो दे ट्राई टू फोकस कि हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, और दे ब्रिंग अ नेशनलिस्टिक फीलिंग, देखो कंट्री के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, एंड फॉर दैट पर्पज वी आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स द चाइना। इवन जो इंडिया ने भी अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन के अंदर इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया ने भी अपना प्रयास स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 364 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट आपका साइन किया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए, जब मुजफ्फरपुर एक ट्रांसमिशन लाइन है, इंक्रीजिंग पावर ट्रांसमिशन लाइन ऑन 400 केवी मुजफ्फरपुर धाल के बार लाइन टू 800 मेगावाट, 900 मेगावाट अरुण 3 इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल लेटर इन 2023। फिर उसके बाद हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के द्वारा, दे हैव जनरेटेड कंसर्न अबाउट देयर इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म डेट इम्प्लीकेशंस। तो देखो कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ हम कार्य कर रहे हैं। तो जैसे पावर एक्सपोर्ट नेपाल से इंक्रीज हो। देखो भूटान और नेपाल की बात किया जाए तो इनके पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। सो पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम नेपाल हैज़ पिक्ड अप, एंड कई सारे प्रोजेक्ट है जिसका आप एग्जांपल हाईलाइट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जो पावर ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज करना, 400 किलोवाट मुजफ्फरपुर दबेलकर लाइन टू 800 मेगावाट, 900 मेगावाट अरुण 3 जो है वो भी ऑपरेशनल 2023 के अंदर हो जाएंगे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं
प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो चाइना के सपोर्ट से बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे कंसर्न किसी प्रकार का आपका रेज हुआ है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नेपाल ने पैसा लिया चाइना से, फिर चाइना वो इतना वायबल होता नहीं, फिर वो जो डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है दैट इज़ फॉलोड बाय चाइना, फिर वो कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं आप मत करो, हमको लीज में दे दो। जब लीज में देंगे तो कई प्रकार की एक्टिविटीज़ वो कर सकता है जो कि इंडिया के लिए ठीक नहीं है। इंडिया हमेशा से 2014 के बाद से एक पॉलिसी भी उसने फॉलो की है, दैट वी कॉल इट एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इट मीन्स व्हाट कि हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी में हमारे जो नेबरिंग देश हैं हमेशा से लाइक फॉलो हमेशा से प्रायोरिटी में रहेंगे। एंड नेपाली पॉलिटिशियंस दे कंटिन्यू विद देयर गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। इट मीन्स व्हाट कि अगर चीज़ें आगे बढ़नी है तो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि प्रॉपर तरीके से जो भी आपके लीडर्स हैं उनको कार्य करना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दैट ऑल्सो नीड टू बी देयर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो नीड टू बी देयर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जरूरी भी हो जाता है वहाँ के लिए भी और पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं G20 के ऊपर है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। फिर से देखो, अगर आज देखोगे तो फिर एक आर्टिकल आया है, बहुत सारे ओपिनियंस आपके रखे गए हैं। देखो इसमें एक ओपिनियन आपको जो रखना है, इंडिया G20 को चेयर कर रहा है और अभी आपकी इंपॉर्टेंट मीट भी हो चुकी, जैसे फॉरेन मिनिस्टर वाली मीट आपकी हो चुकी है, जो बड़ी मीट होती है, फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं G20 के, उनकी मीट हो चुके हैं। तो वो है। अच्छा, कमेंट सेक्शन बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन G20 का हिस्सा है? कंट्रीज नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मान लो EU हो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि G20 का हिस्सा है? अब देखो, अभी इससे पहले जो G20 की समिट हुई थी वो बाली में थी। बाली में भी देखो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा कि एक तरफ USA है, दूसरी तरफ चाइना रशिया है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इस प्रकार का एजेंडा आप सेट करोगे जिसमें ये दोनों एग्री ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये अपना स्टैंड रखेंगे, ये अपना स्टैंड हो जाएंगे, तो फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए वो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा नहीं। जैसे यहाँ भी अभी कुछ ऐसा देखने को मिला है, यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, फिर सेपरेट स्टेटमेंट आपका आया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें G20 के जो सक्सेस उसको अचीव करनी है, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यूज़ हैं जिनको पिक किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एजेंडा है, उनकी एजेंडा की सेटिंग आपकी की जा सकती है। एजेंडा सेटिंग है दैट कैन बी डन। एजेंडा सेटिंग की अगर बात की जाए तो वो एजेंडा सेटिंग आपकी की जा सकती है, एजेंडा सेटिंग आपकी की जा सकती है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं वी कैन से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके नीड को देखते हुए एजेंडा सेट किया जाए और ऐसे इश्यूज़ को पिक किया जाए जिसमें ये कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट ना देखने को मिले। ये एक पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आर्गुमेंट्स आपके दिए गए हैं जो इंडोनेशिया के अंदर जो एक्सपीरियंस आपका देखने को मिला था, जिसमें बहुत ज़्यादा डिवाइड देखने को मिला, क्योंकि यूक्रेन वॉर हुई, रशिया और चाइना US इनके बीच में डिवीज़न है, कई प्रकार के जो बदलाव हुए, तो कहीं ना कहीं जो एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता था G20 के अंदर, वो उसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज पिक किए गए जिसमें वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे। बेंगलुरु की बात किया तो सरप्राइज जो है, जब रशिया और चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑन द यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन वॉर है उस यूक्रेन वॉर पे जो लैंग्वेज है उसको ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑन द यूक्रेन वॉर। उनका मानना था बिकॉज पहले किसी चीज़ पे वो एग्री किए, फिर दे सेट कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर अपना सेपरेट समरी रखी, आउटकम आपके रखे, एंड यहाँ पे कहा गया कि गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि कुछ रशिया और चाइना कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिसमें उन्होंने थोड़ा सा डिसएग्री किया है, थोड़ा क्या मतलब अपना डिसएग्री किया है। सो यहाँ पे पॉइंट यही हमें बार बार समझना है कि यहाँ पे हमें पॉइंट यही समझना है कि किस तरीके से, जैसे मान लो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या दूसरे लेवल की जो मीटिंग है, जब आप जॉइंट स्टेटमेंट लेकर आते हो तो आप किस तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आपको फिर सेपरेट ऐसे स्टेटमेंट लेके आना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेनिफिट क्या होता है कि सब एक कलेक्टिव वे में एक स्टेटमेंट दे। एक तो भारत खुद से स्टेटमेंट दे दे एज अ चेयर, और एक G20 एज अ होल एक स्टेटमेंट दे। अगर ऐसे इश्यूज हमने पिक किए जिसमें दोनों एग्री ही नहीं करते हैं, मान लो यूक्रेन वॉर है, या फिर हमें ऐसे इश्यूज पिक करने चाहिए, जैसे मान लो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें एग्री भी किए और वी आर कमिंग विद द समरी एंड द आउटकम, उसके साथ हम लेकर भी आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो कि खास तौर से ग्लोबल साउथ से रिलेटेड, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड, फूड एनर्जी सिक्योरिटी, डेट मैनेजमेंट जैसे इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन ये किया आपका किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज मान लो इंडोनेशिया के समिट में, वो बाली समिट के अंदर, क्या वी शुड फॉलो द सेम, या जो मान लो जो शेरपास हैं, या कमेंट सेक्शन में बताओ शेरपास क्या होते हैं, बहुत बार डिस्कस किया है, हु शेरपास, ठीक है, ये जो मीटिंग है इसमें शेरपास कौन होते हैं। तो यहाँ पे
जो लैंग्वेज है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज, बिकॉज G20 के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस भी अब आजकल होने लग गया है। तो किस भाषा का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, लैंग्वेज किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर एग्रीमेंट होना जरूरी है, इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग्स इन रूरल इंडिया। अब ये अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जीएस पेपर 1 है। अच्छा, यूएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ का लिंक आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें मिल जाएगा, वहीं पे पीडीएफ अपलोडेड मिलेगा, डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। जो पीडीएफ इसका है सेशन के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। कल साइंस टेक का इशू है तो वो भी इंपॉर्टेंट इशू है। और जो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज होती है वो मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। उसकी टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे है, जो इंग्लिश में होती है, जिसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो के टॉपिक्स अलग अलग जगह में, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे अलग अलग जितने भी आप बात करो, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। तो उसको आप लोग ज़रूर से फॉलो करें, सेशन को जरूर से देखें, ये आप जरूर से इंश्योर करें, ठीक है। सो क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग्स इन रूरल इंडिया, ये एक टॉपिक आपका बन जाता है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक जीएस पेपर 1 के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ बाय 2030 इंडिया क्या है, 30 मिलियन वुमेन ओन्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो देखने को लगभग 30 मिलियन, 30 मिलियन वुमेन वुमेन ओन्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं लगभग 150 मिलियन पीपल का 150 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो वुमेन क्या रोल उसमें प्ले कर सकती हैं। सो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो इसमें कहा गया कि जैसे मान लो कुछ एरियाज में कई जगह में कई वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को हम सीखें कैसे, जो उनका एक्सपीरियंस है अर्ली वुमेन एडाप्टर, मतलब उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उनके एक्सपीरियंस को हम किस तरीके से इन्वॉल्व करें, उस पर फोकस करना है। दूसरा ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कोई कोई लेकर हम आ रहे हैं, जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही वो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को पहले सामने रखना जरूरी है, लोग फ्रीली उसको यूज़ करें, टच करें, देन ओनली उस प्रोडक्ट का डिमांड पड़ेगा। मान लो आपने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आए और उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को बनाए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है, सो उन प्रोडक्ट को यूज़ करना या एक्सरसाइज करना इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। कोई यूज़ करेगा, कोई यूज़ नहीं करेगा, एक्सरसाइज करेगा, या तो यहाँ पे क्या है कि उस प्रोडक्ट को जब आप देखते हो, टच करते हो, फील करते हो, देन ओनली यू विल यूज़ दैट प्रोडक्ट। तो ये भी चीज़ इंश्योर करना आपका जरूरी है। फिर क्या है कि कई लेवल पे जो पैसों की अवेलेबिलिटी, जो फाइनेंशियल नीड आती है वुमेन के लिए, दैट हैज़ टू बी देयर। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनके पास आसानी से पैसा है, ये भी हमें इंश्योर करना है। जो पैसे की रिक्वायरमेंट है दैट शुड ऑल्सो मीट, दैट ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर। ये चीज़ भी मैटर करती है, तो फाइनेंशियल लिमिटेशंस दूर करना। देन इट इज़ ऑल्सो आस्पेक्ट हाईलाइटेड कि एडिक्वेट आफ्टर सेल सर्विसेज, बायबैक्स, और मतलब कई प्रकार कई टेक्नोलॉजीज आप बेच रहे हो, कई नहीं फंक्शन कर रही तो दोबारा से खरीदना, जो कस्टमर सर्विसेज हैं दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड कि जो लिंकेजेस हैं दैट हैज़ टू बी देयर। फॉर एग्जांपल मान लो कई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई चीज़ें होंगी, तो बैकवर्ड लिंकेज की भी जरूरत है। प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको क्या है, तो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज। तो बैकवर्ड लिंकेज में क्या होगा, व्हाट इज द बैकवर्ड लिंकेज एंड यू हैव अ फॉरवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब आप मार्केट से डायरेक्ट जोड़ रहे हो। बैकवर्ड लिंकेज की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स व्हाट, कि जैसे फॉरवर्ड लिंकेज में आप मार्केट से जोड़ रहे हो, और जो बैकवर्ड लिंकेज है वो बैकवर्ड लिंकेज बेसिकली यू आर एम्फोसाइजिंग, जो बैकवर्ड लिंकेज है दैट जो बैकवर्ड लिंकेज अगर आप देखोगे तो बैकवर्ड लिंकेज में जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग दैट इज देयर, वो अवेल कराना। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की ऐसे हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स टू कंजम्पशंस हब्स इन अर्बन एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, उसकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, टेक्नोलॉजी एक्सेस करना, फाइनेंस एक्सेसिबिलिटी, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए और प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इंश्योर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट लिंकेज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर लिया, बट वेदर द वुमेन आर एबल टू कनेक्ट विद द मार्केट और नॉट, क्योंकि उनका जो स्पेस बहुत लिमिटेड, मतलब रूरल की बात करें, मान लो अपने प्रीमाइस तक ही लिमिटेड है, बट कंज्यूमर बहुत दूर तक है। तो ऐसे बिजनेस मॉडल को किस तरीके से हम डेवलप करें जिसके माध्यम से देयर शुड बी अ प्रॉपर लिंकेज, और उस प्रॉपर लिंकेज के माध्यम से फिर हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है।
फिर ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है दे हैव टू establish a reach also. जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे ऑल्सो नीड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वुमेन के लाइवलीहुड के लिए जो काम आप क्या कर रही हैं, चाहे स्टेट रूरल लाइवलीहुड वुमेन के लिए है, रूरल लाइवलीहुड मिशंस हैं, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ भी कर रही हैं. प्राइवेट सेक्टर दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट कुछ जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए खास तौर से रूरल एरियाज़ की बात करें तभी वुमेन्स जो है आगे बढ़ सकती हैं. माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हेडेड बाय द वुमेन वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा और आएंगी. मेंस का प्रश्न देख लो. यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से शेयर करें. ठीक है. कल से आपका जो इन न्यूज़ सीरीज़ है जो आपका प्रीलिम्स एस्पेक्ट के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आई विल टेक दोज टॉपिक्स. ठीक है. कल से आपका रेगुलर रहेगी जैसे हिंदू रहता है. और यहाँ पे ये प्रश्न आपका मेंस का व्हाट रोल रिन्यूएबल एनर्जी कैन प्ले इन वुमेन एम्पावरमेंट. सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको आंसर सेंड करना है. यहाँ पे आपके 10 मार्क्स का प्रश्न है. दिस इज 10 मार्क्स प्रश्न 250 वर्ड्स का है. ठीक है. 250 वर्ड्स में 10 मार्क्स का प्रश्न है. आप लोग जरूर से इसको जुड़े, अपना हिस्सा बने. यूआईएस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, आंसर जरूर से सेंड करें. ये आप जरूर से इंश्योर करें. कल का आंसर मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ. अभी आपके पास मौका है 7 डे फ्री ट्रायल यूपीएससी सीएससी के लिए. तो यहाँ पे यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस QR कोड को स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है. तो ये कोड करके आप फ्री क्लासेस अभी कर सकते हैं. साथ में EPFO का भी कोर्स आप लोग जरूर करें. मात्र 1800 रुपये कोर्स है. तो ये पूरा कोर्स आप कर सकते हैं. यूज़ द कोड SPLIV. एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन प्रीलिम्स 2023. ठीक है. जो एडवांस कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 2023, ये भी कोर्स ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है. एंड इसमें अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से ज्वाइन करें. नया बैच भी इसका जल्द से जल्द आपका एनवायरनमेंट का भी टॉपिक आपका जल्द से जल्द आएगा. तो आप लोग जरूर से जुड़ें. अनअकैडमी में इसमें आपको जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है. अभी ग्रेट ऑफर्स भी चल रहे हैं. तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं. पहले तो आप 7 डेज़ का ट्रायल कर सकते हैं. उसके बाद ट्रायल के बाद भी जब आप क्लास करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है किस तरीके से क्लास होती है. एंड उसके बाद फिर यू कैन व्हेन यू विल ज्वाइन तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस करते हो. पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सभी के कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं. तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहोगा. इसका PDF मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.